राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास में स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारत का जो संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे आप भारतीय के संविधान की इसमें जितने अनुच्छेद हैं उतनी ही इसकी विशेषताएं बता सकते हैं। जैसे आप जानते हैं भारत का जो संविधान है इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, तो आप चाहें तो 395 विशेषताएं इसकी बता सकते हैं। परंतु आप एक जानकारी रखते ही हैं कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करना है उसी के अनुसार आपने आंसर लिखना है। तो इसमें हम 395 विशेषताएं नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 16 या 20 नंबर का आपके पास में क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर आपको देना पड़ता है और उसी के अनुसार ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपने जो पॉइंट्स बनाने हैं वो इस प्रकार से आप बनाएंगे। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद में आप जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बताएंगे आप। जैसे आपसे पूछा गया है भारत के संविधान की विशेषताएं, और लास्ट में आप लिखेंगे निष्कर्ष। तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ये भी यहाँ पर साथ में चलेगा। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना जो की बात करती है भूमिका के बारे में कि आप क्वेश्चन के बारे में क्या जानते हैं, वो जानकारी आपने यहाँ पर उपलब्ध करा ली है। तो यहाँ आप बताएंगे संविधान के बारे में, भारत के संविधान के बारे में। भारत का जो संविधान है, संविधान का जो विचार है, वैसे तो अंग्रेजी शासन के दौरान ही अनेक जो भारतीय विद्वान हैं, अनेक जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन्होंने प्रस्तुत किए थे। यदि हम यहाँ पर संवैधानिक रूप से वैचारिक रूप में आप जानना चाहें तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने 1895 में एक संविधान बनाने के बारे में विचार दिया था। उसके बाद में महात्मा गांधी हैं 1922 में, वहां पर उन्होंने संविधान निर्माण के बारे में बात की। उसके बाद में 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें भी संविधान निर्माण के बारे में बात की गई। और उसके बाद में 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत में आया तो उस दौरान भी संविधान निर्माण के बारे में बात की और उन्होंने भारत के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनके साथ में उन्होंने वार्तालाप की और ये जाना कि भारतीय क्या चाहते हैं। इसके बाद में 1946 में यहाँ पर कैबिनेट मिशन भारत आता है और वो भारतीयों को संविधान निर्माण के बारे में बताता है। 24 मार्च 1940 को जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आया और उन्होंने भारतीयों को वहां पर आग्रह किया कि आप अपनी संविधान जो सभा है उसका निर्माण करें। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की और उसी के आधार पर ही यहाँ पर 9 दिसंबर 1940 को प्रथम संविधान की अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा है उसकी औपचारिक बैठक हुई और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। इसके बाद में संविधान निर्माण का कार्य अनेक समितियों द्वारा किया जाता रहा और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाए गए थे, उन्होंने संविधान निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी कारण ही उन्हें भारत में संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान निर्माता उन्हें माना जाता है। भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और जिस दिन आप सभी गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये बातें तो आपने बतानी है इसकी प्रस्तावना में। अब हम बात करेंगे इसके मेन पॉइंट्स के बारे में, जिसमें कहा गया है कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो यहाँ पर फिर आप लिखेंगे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं और उसमें आप बताएंगे कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, अगर लिखित प्रकार से है। और यहाँ
सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप लिखेंगे, हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। और इस संविधान में आप सभी जानते हैं मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग इसमें शामिल किए गए थे। यद्यपि जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या अब 12 हो चुकी है और जो मूल संविधान है में 395 अनुच्छेद थे उनकी संख्या अभी बढ़कर 75 से अधिक हो गई है। लेकिन मूल यहाँ पर वही है, 395 ही अनुच्छेद हैं। वैसे यदि अनुच्छेदों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 475 से अधिक अनुच्छेद यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट है लचीला और कठोर संविधान। भारत का जो संविधान है वो लचीला, फ्लेक्सिबल और यहाँ पर रिजिड दोनों का ही एक सम्मिश्रण है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, लचीले से यहाँ पर अभिप्राय है कि भारत में संविधान संशोधन करने का जो तरीका है वो साधारण बहुमत से हो जाता है, जिसमें संसद का साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और कठोर का यहाँ पर अभिप्राय है जिसमें संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों का अलग अलग रूप से 2/3 बहुमत जमा यहाँ पर आधे राज्यों के विधान मंडलों की स्वीकृति जमा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। भारत का जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों का एक सम्मिश्रण है। नेक्स्ट है प्रस्तावना। यदि आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो उसका जो पहला पेज है, जो संविधान का भाग है, उसी में संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताया गया है, जिसमें लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस संविधान को बनाने वाले जो लोग हैं वो भारतीय हैं और इस भारत में ही जो सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता इत्यादि की स्थापना संविधान में की जाएगी। इसके बारे में ये प्रस्तावना बात करती है। नेक्स्ट है अनेक देशों के संविधानों से बनाया गया संविधान। यस, आपने सही सुना कि भारत का जो संविधान है वो अनेक देशों के संविधानों से हमने उन अच्छी बातों को अपने संविधान में शामिल किया जो हमारे देश के अनुकूल हो सकती थी। जैसे यहाँ पर हम बात करना चाहें, संसदीय व्यवस्था है, प्रधानमंत्री का पद है इत्यादि, जो ये व्यवस्थाएं हैं ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की। इसके साथ में सर्वोच्च न्यायालय है इत्यादि जो व्यवस्थाएं हैं ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हमने आयरलैंड के देश के जो संविधान है उससे हमने ग्रहण किया। और आपातकालीन जो शक्तियां हैं ये हमने विशेषकर जर्मनी के संविधान से ग्रहण की है। तो ऐसे बहुत सी जो विशेषताएं हैं जो हमने दुनिया के अनेक जो देश हैं उनसे हमने ग्रहण की हैं और उनको अपने संविधान में शामिल किया है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कंट्री। भारतीय संविधान में यदि आप इस संविधान की प्रस्तावना को ही पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर विचार अभिव्यक्ति की और अपनी सरकार बनाने की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। जो सरकारें अच्छा कार्य नहीं करती हैं उन्हें नागरिक समय अनुकूल बदल सकते हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट है वो आप लिखेंगे सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। भारत है वो एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है कि धर्म जिसमें कोई भी विशेषकर धर्म को महत्व नहीं दिया जाए, और पंथ निरपेक्ष का यहाँ पर महत्व है कि किसी भी पंथ को महत्व नहीं दिया जाए। एक धर्म में अनेक प्रकार के पंथ हो सकते हैं। तो भारत है, भारत में यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है हिंदी में। अंग्रेजी में यहाँ पर सेकुलर शब्द का प्रयुक्त किया गया है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसके बाद में हम अपने देश के संविधान की विशेषता का वर्णन करना चाहें तो वो है संप्रभुता संपन्न। कि भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। संप्रभुता संपन्न का यहाँ पर अभिप्राय यह है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। आंतरिक रूप से अपने क्षेत्र में कानून बना सकता है और उस पर किसी प्रकार से किसी बड़े बिजनेस ग्रुप या किसी विशिष्ट व्यक्ति का
कोई नियंत्रण नहीं है। और भारत बाह्य रूप से ये है कि भारत सरकार पर कोई दूसरे देश का नियंत्रण नहीं है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि किसी का नियंत्रण नहीं है। भारत सरकार भारतीयों की सुविधा अनुसार कानून बना सकती है। अतः भारत है वो आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से संप्रभु कंट्री है, संप्रभु एक देश है। नेक्स्ट है समाजवाद को महत्व प्रदान करना। भारतीय संविधान में समाजवाद को महत्व प्रदान किया गया है, जिसमें यदि आप जानकारी रखना चाहें तो अनुच्छेद 39 है, इसके बारे में वर्णन करता है कि भारत में जो संपदा है, जो हमारे पास में संसाधन है, उनका वितरण इस प्रकार से किया जाए कि जिससे अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ पहुंचाया जा सके। ऐसा न हो कि किसी वितरण और संसाधन है उन पर किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित हो जाए। तो इसको हमारे देश में यहाँ पर मनाही की गई है कि एक व्यक्ति विशेष संस्था का नियंत्रण संसाधनों पर नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज के ज्यादा से ज्यादा उन समाज के लोगों का उत्थान करने पर यहाँ पर बल दिया गया है। नेक्स्ट विशेषता संसदीय व्यवस्था। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, एक प्रेसिडेंशियल और एक पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल में जो कार्य करता है वो सामान्यतः राष्ट्रपति कार्य करता है, अध्यक्ष शासन प्रणाली जिसे कहते हैं, और वहां पर राष्ट्रपति, चांसलर इत्यादि कार्य करते हैं। और जहां पर संसदीय व्यवस्था होती है वहां पर प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में कार्य करता है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। नेक्स्ट है दो सदनीय व्यवस्था। दो सदनीय व्यवस्था का हमारा यहाँ पर अभिप्राय है कि हमारे देश की जो लेजिस्लेचर है, जो विधान पालिका है, उसके दो सदन बनाए गए हैं। और इसमें से आप जानते ही होंगे कि हमारे देश के जो संसद है उसके दो सदन हैं, जिसे आप लेजिस्लेचर भी कहते हैं, कानून बनाने वाली संस्था कहते हैं, संसद जिसे कहते हैं। और इसके दो सदन बनाए गए हैं। एक सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। लोकसभा जिसमें अधिकतम निर्वाचित जो सदस्य हैं वर्तमान समय में वो 543 हैं, दो हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। दूसरा जो सदन है वो है राज्यसभा, जिसमें निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो 233 होते हैं और 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो ये व्यवस्था हमारे संविधान में अपनाई गई है कि जो विधान पालिका है उसके दो सदन बनाए गए हैं। इसके बाद में है दोहरी शासन व्यवस्था। यस, संविधान में इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर सेंटर है, केंद्र है। केंद्र में जो कार्य करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और जिसका यहाँ पर प्रमुख होगा औपचारिक रूप से तो यहाँ पर राष्ट्रपति होगा, लेकिन वास्तविक रूप में जो कार्य करेगा वो कार्य करेगा यहाँ पर प्रधानमंत्री। दूसरी जो शासन व्यवस्था है वो है राज्यों की, कि राज्यों के लिए भी अपनी सरकारें बनाने का यहाँ पर उत्तरदायित्व संबंधित हमारा जो संविधान है राज्यों को उपलब्ध कराता है। और यहाँ पर राज्य सरकार का जो औपचारिक रूप से प्रमुख होता है वो राज्यपाल है, और कहीं पर यहाँ पर प्रशासक कार्य करता है, कहीं पर लेफ्टिनेंट जनरल कार्य करता है। इनके बारे में आप बता सकते हैं। राज्यों में जो औपचारिक रूप से कार्य कर रहा है वो राज्यपाल कर रहा है, और यहाँ पर वास्तव में जो कार्य करता है वो कार्य कर रहा है वहां का मुख्यमंत्री। केंद्र है वो अपना शासन चला सकती हैं और राज्य है वो भी अपना शासन चला सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें और वह है फाइनेंस कमीशन। हमारे देश के संविधान में संविधान का अनुच्छेद 280 इसके बारे में वर्णन करता है कि भारत में एक वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन है वो स्थापित किया जाएगा। अभी वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग गठित किया जा चुका है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश के संविधान में नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय नागरिकों को अनेक प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा से संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार के अधिकार भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को, यद्यपि यह मूल रूप से
भारतीय संविधान का भाग नहीं है। इसे 1976 में यहाँ पर जब 42वां संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया गया, उसके माध्यम से भारत के नागरिकों को यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका प्रोविजन, उसका प्रावधान सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के माध्यम से किया गया था भारत के संविधान में। तो यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि उस दौरान जब 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया गया और इसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। वर्तमान समय में यदि आप जानकारी रखना चाहें तो इनकी संख्या 11 हो गई है और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया, 11वां जो मौलिक कर्तव्य बनाया गया वो था कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त कराएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है सिटीजनशिप। भारत के संविधान में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है कि भारतीयों को नागरिकता दी जाएगी। भारत के जो नागरिक हैं वास्तव में कौन है, तो यहाँ पर एक तो जन्म से संबंधित है और दूसरा है अर्जित, जो बाद में एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नीति निर्देशक सिद्धांत है ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि राज्य इनको लागू करना चाहे या न करना चाहे। यद्यपि यहाँ पर इसके लिए राज्यों को एक निर्देश दिया जाता है कि राज्य इस प्रकार के कार्य करेंगे। ये राज्य के लिए एक आदर्श है कि राज्य को ऐसा कार्य करना चाहिए। जैसे शराबबंदी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, दूध देने वाले पशुओं पर किसी प्रकार से अन्याय अत्याचार नहीं होगा, उनको कत्ल नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। सभी के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी, मौलिक शिक्षा दी जाएगी, इसके बारे में ये बात करता है। कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका तीनों ही अपने अलग अलग प्रकार से कार्य करते रहेंगे, इसके बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट है भारत को परिभाषित करना। यस, यदि आप भारत के संविधान का पहला ही अनुच्छेद पढ़ेंगे जिसमें विशेषकर लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अथवा भारत जो राज्यों का एक संघ होगा। तो यहाँ पर भारत के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो इंडिया है। दूसरे वे में आप कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए जो संविधान में केवल 2 ही शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, इंडिया अथवा भारत। यहाँ पर हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप इत्यादि किन्हीं शब्दों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है, क्योंकि यदि यहाँ पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयुक्त होता है तो यहाँ पर हो सकता है कुछ विशिष्ट धर्म के जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी कि ये हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ही शब्द हैं, इंडिया अथवा भारत। नेक्स्ट है वैश्विक मताधिकार को अपनाना। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है उसको अपनाया गया है, जिसमें ये है कि मूल रूप से यदि आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो वहां पर शुरुआत में जो नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था और वहां पर आयु जो निर्धारित की गई थी वह 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। परंतु 1989 में 61वें संशोधन के माध्यम से, संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से यहाँ पर आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो वर्तमान समय में भारत के किसी भी कोने में किसी भी धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, गोत्र इत्यादि, वंश इत्यादि से संबंधित कोई भी व्यक्ति है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है उसे सामान्यतः वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, जहां तक भारत का अधिकार क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये हमारे देश के संविधान की भी एक विशेषता है। नेक्स्ट है यहाँ पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। यहाँ पर 2 प्रकार की निर्वाचन प्रणालियां विशेषकर आप मान सकते हैं, एक पृथक निर्वाचन प्रणाली, एक संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। यदि पृथक निर्वाचन प्रणाली का एग्जाम्पल आप मानना चाहें तो 1909 में यहाँ पर पार्लियामेंटो जो अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसमें ये कह दिया गया था कि मुस्लिम है वो केवल मुस्लिम का ही चुनाव करेंगे, हिंदू है वो हिंदू का ही चुनाव करेंगे। तो ये भारतीयों में एक फूट डालने की जो व्यवस्था थी 1909 में वो की गई थी। इसको यहाँ पर अभी जैसे ही देश आजाद होता है तो उसको समाप्त कर दिया गया और ये कह दिया गया कि सभी संयुक्त रूप से अपना एक प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। संयुक्त रूप से एक चुनाव क्षेत्र में वहां पर एक ही उम्मीदवार का चयन किया जाता है और वहां ऐसा नहीं किया जाता है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का है तो वो अपने ही धर्म के व्यक्ति को वोट करेगा।
या जो व्यक्ति जिस भाषा को मानने वाला है उसी भाषा को ही वोट डालेगा। जाति, गोत्र, क्षेत्र इत्यादि ये कोई मायने नहीं रखते हैं। वहां पर एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाते हैं और यहाँ पर वोट डालने वाले होते हैं, उनकी इच्छाओं पर निर्भर करता है, वो किसी भी व्यक्ति को मतदान कर सकते हैं और एक ही व्यक्ति को वहां पर निर्वाचन किया जाता है। तो ये व्यवस्था जिसे हम संयुक्त निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, सभी संयुक्त रूप से अपना एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियां। हमारे देश के संविधान में आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी वर्णन किया गया है। विशेषकर आपातकाल से संबंधित आप जानकारी रखना चाहें तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360। इनमें विशेषकर बताया गया है कि जो भारत है, भारत में इन आपातकाल की घोषणाएं की जा सकती है। जैसे अनुच्छेद 352 में हम जानकारी रखना चाहें, यदि भारत पर बाह्य आक्रमण हो जाए या आक्रमण होने का खतरा पैदा हो या भारत के किसी एक भाग में या भारत में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति पूरे भारत में या भारत के किसी एक भाग में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में आप जानते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अनुच्छेद 356 है, उसमें यह है कि यदि किसी राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है या किसी राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र किसी राज्य का फेल हो चुका है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अनुच्छेद 360 है, जिसमें यह है कि यदि देश में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल हो जाए, देश में नागरिकों के पास में सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हो या देश में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ जाए, तो ऐसे समय में भारत में अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर दिया जाता है। यद्यपि 1950 से लेकर वर्तमान समय तक इस अनुच्छेद का प्रयोग एक भी बार नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट है दल बदल। यस, भारत के संविधान में दल बदल को रोकने के लिए भी जो संवैधानिक संशोधन है वो प्रस्तुत किए गए थे। यद्यपि शुरू में जो संविधान बनाया गया था तो उस दौरान ऐसा माना गया था कि सामान्यतः जो एमएलए या सांसद है, यदि वो किसी एक पार्टी से निर्वाचित होता है तो निश्चित रूप में वो अपनी पार्टी में ही शामिल रहेंगे और ये एक उनका नैतिक कर्तव्य वहां पर मान लिया गया था सामान्यतः। परंतु बाद में ऐसा हुआ कि अनेक प्रकार के जो एमएलए हैं और सांसद हैं वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे थे, तो इस और सरकारें लगातार गिराई जा रही थी, उनको सरकारों को बर्खास्त किया जा रहा था। इस स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में प्रस्तुत किया गया और इसके माध्यम से संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, और जिसमें दल बदल पर रोक लगाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है, एक पार्टी से अपने आप को आजाद उम्मीदवार घोषित करता है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। इसके बारे में वर्णन यहाँ पर किया गया। इसके बाद में 51वां संवैधानिक संशोधन भी प्रस्तुत किया गया था 2003 में, और वहां पर भी 51वां संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भी दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का वर्णन सामान्यतः संवैधानिक संशोधन के माध्यम से यहाँ पर किया गया। 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन जो विशेषकर गांव में ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि की व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन करता है, और जिसमें बात की गई है कि इनका जो प्रशासन है यहाँ के ही नागरिकों के माध्यम से चलाया जाएगा। ये व्यवस्था 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से यहाँ पर 11वीं और 12वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है महालेखा परीक्षक। भारत के संविधान में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के बारे में अनुच्छेद 148 है, उसमें महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है और वो पूरे भारत में जो भी खर्चा किया जा रहा है उसके बारे में जो खर्च किया जा चुका है उसका अवलोकन करता है कि जो खर्च या जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था उसी के अनुसार ही संबंधित विभाग ने
उतना ही खर्च किया है या उसमें उन्हीं रेट के अनुसार खर्च किया है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। और वर्तमान समय में जिसे आप सामान्यतः कैग के रूप में जानते हैं, CAG कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वर्तमान समय में कंट्रोल ऑडिटर जनरल जो भारत के हैं वो है GC मुर्मू। यस, GC मुर्मू वर्तमान समय में भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। इसके बाद में नेक्स्ट है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारत के संविधान के अनुच्छेद क्षेत्र में अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की गई है। वह संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, तो ये उसको एक विशिष्ट पावर मिली हुई है। और वर्तमान समय में जो अटॉर्नी जनरल है भारत के, वे हैं के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर। भारत के संविधान में इलेक्शन कमिश्नर है, उसको इंडिपेंडेंट किया गया है। यदि भारत के संविधान के बारे में ही आप जानकारी रखना चाहें तो यहाँ पर 25 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के ठीक एक दिन पूर्व यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर है वो मनोनीत कर दिया गया था राष्ट्रपति के माध्यम से। और पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, और वर्तमान समय में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है सुनील अरोड़ा। ये वर्तमान समय में है। इसके साथ में हम नेक्स्ट में बात करना चाहें और वह है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं है। यहाँ पर अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में हमारे देश की न्यायपालिका के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी आ जाता है, यहाँ पर हाई कोर्ट भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। भारत के संविधान में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के बारे में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक वर्णन किया गया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि भारत में, जिसे आप विशेषकर बड़ी सेवाओं के रूप में जानते हैं, नागरिक सेवाओं के रूप में आप जानते हैं, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग है वो विशेषकर भर्तियां करता है। IAS, IPS, IFS इत्यादि जो भर्तियां होती हैं, तो ये इसके बारे में एक आयोग बनाया जाएगा जिसे आप संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जानते हैं, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में आप जानते हैं। इसके साथ में राज्यों को भी ये परमिशन दी गई है कि राज्य भी अपने अलग से राज्य लोक सेवा आयोगों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप हरियाणा के बारे में जानकारी रखना चाहें तो HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है आधिकारिक भाषा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 में हिंदी है उसको आधिकारिक भाषा के रूप में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 से स्पष्ट कहता है कि भारत है भारत की आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा का यहाँ पर वर्णन है ऑफिशियल लैंग्वेज की, जो ऑफिस है उनमें प्रयुक्त जो भाषा की जाएगी वो हिंदी का प्रयोग वहां पर किया जाएगा। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 343 करता है। हिंदी है वो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, संविधान के अनुसार हिंदी है वो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसे आप आधिकारिक भाषा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है कानून का शासन। भारत है, भारत में कानून के शासन को महत्व दिया जाता है। कानून के शासन का यहाँ पर जो महत्व है वो इस प्रकार से है कि भारत है, भारत में कानून सर्वोच्च है। कोई व्यक्ति या कोई संस्था या धर्म, जाति, भाषा, गोत्र इत्यादि कोई सर्वोच्च नहीं है, बल्कि यहाँ पर कानून को महत्व दिया जाएगा। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को महत्व दिया जाता है, कानून के शासन को, कि सर्वोच्च जो होगा वो कानून होगा। अपराध चाहे देश का कोई नॉर्मल व्यक्ति करता है या देश का कोई राष्ट्रपति करता है, दोनों के लिए एक ही प्रकार का सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, तो दोनों को ही वही सजा यहाँ पर दी जाएगी। तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है। इसके बाद में नेक्स्ट है और वह है संविधान की सर्वोच्चता। यस, भारत का संविधान यदि आप पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद में आप एक निष्कर्ष ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं कि भारत है, भारत में जो सर्वोच्च होगा, न कोई राष्ट्रपति सर्वोच्च है, न प्रधानमंत्री, न कोई राज्यपाल, कोई भी सर्वोच्च नहीं है, न कोई संस्था सर्वोच्च है, बल्कि भारत में जो सर्वोच्च है वह है
भारत का संविधान, संविधान में जिन बातों के बारे में वर्णन किया गया है उन्हीं के अनुसार ही देश का प्रशासन चलाया जाएगा। तो ये हमने बात की भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इसके बाद में आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर रहे हैं और लास्ट में आप जो लिखेंगे वो लिखना है आपने निष्कर्ष। तो निष्कर्ष रूप में आप बता सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो समय और स्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलता रहा है और जिसमें 1950 से लेकर वर्तमान समय तक 104 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं और इन संशोधनों के माध्यम से ही ये दर्शाया गया है कि भारत का जो संविधान है वो डायनामिक है, एक गतिशील संविधान है जो सभी वर्गों और सभी संस्थाओं, सभी धर्मों, भाषाओं, जातियों, गोत्रों इत्यादि के माध्यम से स्वीकार्य है और अभी तक हमारे देश का संविधान चल रहा है। ये देश के लिए किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं है। हमें प्रत्येक समय अपने देश के संविधान को अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए और उसी के अनुसार देश को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। आपके लिए ये लेक्चर हमने रखा है, ये आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं YouTube पर। धन्यवाद।